सो हे वन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं बिहार जीके लेके आई हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है गाइस। एंड मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आप ये सेशन को देख लेते हैं पूरा, तो अगर आप बिहार लेवल पे कोई भी एग्जाम देंगे, जो बिहार से प्रश्न अगर पूछा जाता है, तो यहाँ से आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं गाइस। मैं करेंट का क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करूंगी। बस आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड नोट बनाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट रहेगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि बिहार में मिथिला पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बिहार में मिथिला पेंटिंग दरभंगा से संबंधित है, पटना से, मधुबनी से या फिर भागलपुर से। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी से। और याद रखिएगा, जो मिथिला पेंटिंग है इसे हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग पूछे या फिर मिथिला पेंटिंग पूछे, बात एक ही है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको मिथिला पेंटिंग के एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस कि मिथिला पेंटिंग को जो है 2007 में इसे जीआई टैग भी मिला है। तो पूछा जाता है कि मिथिला पेंटिंग को इसे जीआई टैग कब मिला। तो 2007 में, ठीक है ना। 2007 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब समझते हैं ना, जीआई का होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, ठीक है ना। जियो टैग मिला 2007 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पहले जो ये होता था, ये दीवारों पे ये पेंटिंग की यूज होती थी। लेकिन जो है आपको याद रखना है 1960 के, ठीक है। 1960 में जो है, याद रखिएगा, इसमें जो है 1960 से जो है कागज पर चित्रित करना भी शुरू हो गया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि मिथिला पेंटिंग को जो है कागज पर चित्रित करना कब से शुरू किया गया था। तो 1960 पे जो है कागज पर चित्रित करना शुरू कर दिया गया। चित्रित करना शुरू किया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो और आपको याद रखना है guys, आपको याद रखना है कि ये जो है मिथिला पेंटिंग जो है, इसमें बहुत सारे कलर का यूज किया जाता है, ठीक है, मिथिला पेंटिंग में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा क्या जाता है कि अगर मान के चलिए, जो काला जो होता है, काला कलर का जो यूज होता है, रंगों के यूज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे रंगों के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं रंगों की बात करूँ, तो यहाँ पे किसका किसका यूज होता है गाइस। तो इस यहाँ पे आपको याद रखना है काला रंग का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो लाल रंग का यूज होता है, ठीक है, लाल रंग हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है पीला रंग हो गया। अब यहाँ पे रंगों का यूज जो होता है, ये जो है रंग का यूज नहीं होता यहाँ पे। जो है अगर बात करते हैं कि अगर काला रंग का जो यूज होगा, वो किससे होगा गाइस। तो जली हुई लकड़ी या फिर कोयले से होता है, ठीक है। काला रंग का जो यूज होता है, ये किससे होता है। तो इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो काला रंग का जो यूज होगा, वो जली हुई लकड़ी या फिर कोयले से, ठीक है, कोयले से। वहीं अगर मैं बात करूँ, लाल रंग का जो यूज होता है, वो होता है पीपल की छाल से, ठीक है ना। पीपल की छाल से या फिर कुसुम की फूल से। पीपल पीपल की छाल से या कुसुम की फूल से। कुसुम की फूल से, ठीक है, कुसुम के फूल से, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ पीला कलर का, तो पीला का मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। इसमें होता है हल्दी से, ठीक है ना। पीला कलर का जो बनता है, वो किससे बनता है, हल्दी से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो और कौन कौन सा कलर यूज होता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो एक होता है हरा, याद रखना है हरा। और दूसरा आपको याद रखना है नीला, ठीक है। तो हरा जो यूज होता है, ये किससे होता है। तो हरा जो यूज होता है, वो नीम, पान या फिर केले के पत्तों से, ठीक है। नीम, पान या फिर जो है केले के पत्तों से, केले के पत्तों से, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो नीला है वो किसका है? नीला अपराजिता के फूल से, ठीक है ना। नीला जो है ये किससे है guys? तो याद रखिएगा, अपराजिता फूल से, अपराजिता फुल से। तो ये मैं ऐसे ही नहीं लिखाई हूँ गाइस, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी तो क्या है ना कि मिथिला पेंटिंग मधुबनी से जो है ये किस क्षेत्र से, बिहार के मधुबनी क्षेत्र से संबंधित पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अब इसमें डीपली क्वेश्चन भी रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा इस कि यहाँ पे कि मिथिला पेंटिंग की जो है सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन सी है, तो जगह नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रसिद्ध कलाकार। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है गाइस? तो याद रखिएगा, सीता देवी। मिथिला पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सीता देवी है। और सीता देवी को गाइस याद रखिएगा, इन्हें 1981 में जो है कौन से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो सीता देवी को याद रखिएगा 1981, 1981 में जो है याद रखिएगा, 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री इन्हें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है पूछा जाता है कि मिथिला पेंटिंग की सबसे प्रसिद्ध जो है कलाकार कौन है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहार में गया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गया जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, या उपरोक्त सभी? अब बहुत लोग सिर्फ इसका आंसर बौद्ध धर्म में दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन गलत है। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। गया जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अब दोनों के लिए कैसे प्रसिद्ध है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की बात करें, तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको याद है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे है महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर, ठीक है। अब महाबोधि मंदिर की अगर मैं बात करूँ, तो ये महाबोधि मंदिर वही मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे जो है क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि यही जो गया में है गाइस, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध की जो है याद रखिएगा बोध गया में, ठीक है ना। गया में जो है आपको याद रखना है बोध गया में, बोध गया में जो है आपको याद रखना है 25 मीटर, ठीक है ना, 25 मीटर ऊंची प्रतिमा है बुद्ध की, ठीक है। ऊंची प्रतिमा, ऊंची प्रतिमा है बुद्ध की, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि और कौन सा है guys, तो याद रखिएगा जैन धर्म। जैन धर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैन धर्म से आपको याद रखना है कि यहाँ जो है ये तो जैन धर्म से इसलिए जुड़ा है कि यहाँ पे जैन जल मंदिर है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो ये हिंदू धर्म से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा हिंदू धर्म से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या है guys, तो याद रखिएगा यहाँ पे है सीता कुंड। तो सीता कुंड है, तो ऐसा माना जाता है गाइस कि यहाँ पे जो है क्या होता है कि जो सीता ने जो है क्या किया था, राजा दशरथ का जो है पिंडदान किया था, ठीक है। सीता कुंड जो है आपको याद रखना है कि जो है सीता ने राजा दशरथ, राजा दशरथ का पिंडदान किया था, पिंडदान किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि बिहार में ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात गया में स्थित है, नवादा में स्थित है, भागलपुर में है, या फिर पटना में है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा कभी कभी इससे गाँव भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा गाँव का नाम क्या है? इकतारा गाँव, ठीक है ना, इकतारा गाँव में ये स्थित है। इसके अलावा हम बात करते गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो जलप्रपात है गाइस, ये जलप्रपात जो है ये कौन से पहाड़ी पर स्थित है ये पूछा जाता है। तो ककोलत जलप्रपात जो है ये आपको ध्यान रखना है ककोलत पहाड़ी पर स्थित है। तो ये याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ककोलत, ककोलत पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है।
ककोलर पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा और आपको याद रखना है गाइस कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ऊंचाई याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई है लगभग जो है 160 फीट ऊंचाई है, ठीक है ना, 160 फीट ऊंचाई है इसकी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि ये तो ककोला जलप्रपात है, अगर आपसे पूछा जाता कि बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है गाइस, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात, सबसे ऊंची जलप्रपात, तो ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ये है दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात है। और याद रखिएगा गाइस ये आपका कौन से बिहार के कौन से जिले में है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बिहार के रोहतास जिले में, ठीक है ना, रोहतास, बिहार के रोहतास जिले में। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है वो 300 फीट है, ठीक है ना, तो अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 300 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, और वहीं अगर मैं बात करूँ तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है गाइस, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। और याद रखिएगा गाइस इसकी जो है याद रखिएगा, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा 1990 में, 1990 में, 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, घोषित किया गया, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि याद रखिएगा ये भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार का, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके अलावा गाइस याद रखिएगा इसका अगर मैं आपको क्षेत्रफल बता देती हूँ, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल है लगभग जो है ये है 898 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 898, 898 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है 241 से भी अगर मैं बात करूँ तो कितने प्रजातियां हैं, 241 से अधिक पक्षी प्रजातियां, ठीक है, 241 से अधिक पक्षी प्रजातियां, प्रजातियां हैं, ठीक है, प्रजातियां। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ कौन कौन सा है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। इसके अलावा आपको याद रखना है ये भारतीय गेंडा, भारतीय गेंडा, गेंडा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और है हाथी, हाथी है, नीलगाय है, नीलगाय है, हाइना है, हाइना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो घड़ियाल है, घड़ियाल है। तो ये सारे जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या फिर पटना।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागलपुर। जो है ये सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो भागलपुर है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये रेशम उत्पादन के लिए और इसकी बुनाई के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन और बुनाई के लिए, ठीक है ना, बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है कौन कौन सा जो रेशम है उगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो खासकर यहाँ पे कौन कौन से रेशम देखे जाते हैं, तो याद रखिएगा मूगा, मूगा हो गया, इसके अलावा मटका हो गया, इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया, मलवरी हो गया, मलवरी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया, आपका हो गया तसर हो गया, मलवरी और तसर। ये सब टाइप का जो है यहाँ पे रेशम जो है उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिमी चंपारण है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, गया है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है, अगर मैं बात करती हूँ कि कुल क्षेत्रफल कितना है, पश्चिमी चंपारण का कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पे। तो इसका है 5229 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ाई थी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ पे है आपका जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैं ये पढ़ा भी चुकी हूँ कि ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है पश्चिमी चंपारण से कि जो है गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था, यहीं हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था गाइस, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण आंदोलन के नाम से जिसे हम जानते हैं, चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था गाइस, 1917 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, बिहार का सबसे छोटा जिला, तो याद रखिएगा बिहार का सबसे छोटा जिला जो है ये कौन सा है, ये है शिवहर, शिवहर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं शिवहर की बात करूँ तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है शिवहर का वो है 443 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि बिहार में पावापुरी किस धर्म से संबंधित है। तो बिहार में पावापुरी जो है ये आपकी किस कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या फिर हिंदू धर्म से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में पावापुरी जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म में किसे गए तो याद रखिएगा ये महावीर स्वामी से संबंधित है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी ने 527, ठीक है, 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व में मोक्ष यानी कि निर्वाण प्राप्त कर लिया था, मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है गाइस कि महावीर स्वामी जो है ये आपका जो है संबंधित है। इसके अलावा जो है ये आपके कौन से जिले में है पावापुरी,
नालंदा जिले में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा और याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है ये आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म के पहले लिख लीजिए 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक हैं। अगर सीधे संस्थापक पूछेंगे तो ऋषभ देव होंगे, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक हैं, ठीक। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है गाइस, और आपको क्या याद रखना है कि ये जो पावापुरी में जो है यहाँ पे मंदिर है गाइस, यहाँ पे 2 मंदिर है। तो कौन कौन सा मंदिर है? पहला है महावीर स्वामी जैन जल मंदिर, ठीक है। महावीर स्वामी जैन जल मंदिर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? तो महावीर स्वामी जैन जल मंदिर जो है यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे है महावीर के जो चरणों की जो है स्थापना वाला मंदिर है, ठीक है ना। तो ये जो है महावीर स्वामी जो ये कैसा है इससे याद रखिएगा, ये जो याद रखिएगा ये महावीर के महावीर के चरणों की स्थापना वाला मंदिर, स्थापना वाला मंदिर, ठीक है। और दूसरा कौन सा मंदिर है गाइस? तो दूसरा एक अ, दूसरा कौन सा है? समवसरण मंदिर है। सम समवसरण, ठीक है। समवसरण मंदिर जहाँ पे जो है यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ से इस मंदिर में जो है महावीर ने जो है अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है ना। तो महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, अपना अंतिम उपदेश अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी गाइस? तो आपके ऑप्शन है सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुमारगुप्त प्रथम ने या फिर हर्षवर्धन ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जो है कुमारगुप्त प्रथम ने। और कुमारगुप्त प्रथम जो है ये कौन से वंश के थे? तो याद देखिएगा कुमारगुप्त प्रथम जो थे ये गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इन्होंने जो है इसकी स्थापना लगभग कब करवाई थी गाइस? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। स्थापना इन्होंने कब करवाई थी? 427 ईस्वी में, 427 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन काल में किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो ये भी आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म का, ठीक है। बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि बिहार में गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो बिहार में गांधी सेतु जो है ये कौन सी नदी पर बना है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है गंडक नदी पे, कोसी नदी पे, गंगा नदी पे या फिर सोन नदी पे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पे। सबसे पहले मैं गांधी सेतु की अगर मैं बात करूं तो इसे महात्मा महात्मा गांधी सेतु कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है गाइस कि इसका जो है निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? निर्माण आरंभ, तो इसका निर्माण आरंभ हुआ था 1972 में। आरंभ हुआ था कब गाइस? याद रखिएगा 1972 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि इसका जो है पूछा जाता है उद्घाटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उद्घाटन,
उद्घाटन। तो उद्घाटन इसका कब हुआ था और किसने किया था, ये आपको याद रखना है। तो इसका उद्घाटन हुआ था 1982 में। और किसने किया था, उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और उस समय क्या थी गाइस, उस समय पीएम थी। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो है पूछा जाता है कि ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है गाइस, आपका गांधी सेतु। तो याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। ठीक है, राष्ट्रीय। तो इसे गलत हो गया, सही कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। ठीक है, तो पूछा जाता है गांधी सेतु किसका हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसको जोड़ता है, पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। ठीक है, ये किसको जोड़ता है गाइस, ये पुल। तो ये जोड़ता है पटना, पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, हाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि ये उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से कौन सा पुल जोड़ता है। तो याद रखिएगा, ये जोड़ता है उत्तर बिहार को, उत्तर बिहार को। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो है पुल है जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। तो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है ये आपका गांधी सेतु। ठीक है, और याद रखिएगा इसे बिहार का लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखा दी हूँ। इसके अलावा अगर मैं एक चीज यहाँ पे लिखाना मैं भूल गई कि जो ये गांधी सेतु है, इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो लंबाई भी लिख लीजिएगा। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो इसकी लंबाई है आपका 5.75 किलोमीटर, 5.75 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार में सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पशु व्यापार के लिए, हस्तशिल्प के लिए, कृषि उत्पाद के लिए, या फिर लोक नृत्य के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है सोनपुर मेला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है पशु व्यापार के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं सोनपुर मेला की बात करूं तो याद रखिएगा इसे हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, हरियर, हरिहर होता है, हरियर नहीं, हरियर, हरियर क्षेत्र मेला कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कहाँ लगता है गाइस, तो याद रखिएगा ये लगता है आपके सारण जिले के जो है सोनपुर नगर में। ठीक है, सोनपुर मेला कहाँ लगता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लगता है सारण जिले के, सारण जिले के सोनपुर नगर में, सोनपुर नगर में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि ये जो है, ये मेला जो है कौन सी दो नदियों के संगम पर लगता है गाइस, तो याद रखिएगा ये मेला लगता है आपके गंगा और गंडक नदी के संगम पर। ठीक है, गंगा और, गंगा और गंडक नदी के संगम पर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो मेला लगता है ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये लगता है कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा जो है ये आपका कब है, तो याद रखिएगा ये होता है नवंबर दिसंबर के महीने। कार्तिक पूर्णिमा आपका कब आता है गाइस, नवंबर दिसंबर के महीने आता है, नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना। और याद रखिएगा इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और एक याद रखिएगा कि यहाँ पे जो पूछा जाता है कि सोनपुर मेला में जो पशु व्यापार होता है, तो कौन-कौन से पशु का व्यापार होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है हाथी, इसके अलावा आपको याद रखना है घोड़े, ऊँट, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा पक्षियाँ, पक्षियों की खरीद बिक्री, इसके अलावा याद रखिएगा बैल, इसी की खरीद बिक्री होती है, ठीक है? तो ये सब जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, श्री कृष्ण सिंह या फिर कर्पूरी ठाकुर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। और याद रखिएगा इन्हें जो है याद रखिएगा बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गैस तो याद रखिएगा ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इनका कार्यकाल आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल था वो कब तक था गैस, तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल था 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक, ठीक है। 2 अप्रैल से 2 अप्रैल 1946 लिखिए, ठीक है। 2 अप्रैल 1946 से 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1965 तक, ठीक है। तो ये इनका कार्यकाल था, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है इन्होंने जो है लगभग कितने वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर है, 15 वर्षों तक जो है मुख्यमंत्री पद पर है, ठीक है, 15 वर्षों तक। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि जो है लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनका है, तो इन्हीं का है लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। और अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कौन थे गाइस, तो सबसे लंबे समय तक जो थे वो नीतीश कुमार थे, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए गाइस कि याद रखिएगा कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं बिहार में, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने लगभग 18 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में, गया में, पटना में या फिर भागलपुर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम में, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा बना था, ये शेरशाह का जो मकबरा बना था गाइस याद रखिएगा इसका जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम निर्माण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है शेरशाह का सूरी का जो मकबरा का निर्माण हुआ था ये हुआ था 1945 में। कलिंजर के युद्ध में जो है घेराबंदी में बम विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सासाराम जो है इनके मकबरा का जो है वास्तुकला शैली कैसी है गाइस, वास्तुकला वास्तुकला शैली, ठीक है। तो वास्तुकला शैली कैसी है गाइस, तो याद रखिएगा ये है इंडो इस्लामिक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई है 122 फीट, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे पूछा जाता है कि जो है निर्माण वस्तुकार जो था, जो वास्तुकार का निर्माण जो इसने किया था उसका नाम क्या था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है निर्माता, निर्माता यानी कि वास्तुकार,
तो ये कौन है गाइस? तो याद रखिएगा ये है अ, मीर मोहम्मद अलीवाल खान, ठीक है ना, मीर मोहम्मद अलीवाल खान, मीर मोहम्मद अलीवाल खान, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, दूसरा ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है आपको याद रखना है कि ये एक कृत्रिम झील है, ये झील के बीचों बीच में ये मकबरा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उस झील का नाम क्या है? चौकोर, ठीक है ना, याद रखिएगा चौकोर झील के बीचों बीच है, चौकोर झील के, अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो आपको दिख भी रहा होगा, एक चौकोर झील के बीचों बीच स्थित है, बीचों बीच स्थित है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी के मकबरा से जितना भी पॉइंट बनना था मैंने उन सबको क्लियर कर दिया है, आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये चौकोर है, ठीक है ना, सही से लिख देती हूँ, चौकोर झील, ठीक है। और ये चौकोर झील जो है ये एक कृत्रिम झील है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस? पावापुरी में, राजगीर में, नालंदा में या फिर गया में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर जो है ये गया में, ठीक है। अब महाबोधि मंदिर के से हम एक एक पॉइंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है, महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस? सही याद रखिएगा, इसका निर्माण किया गया था जो आपके जो थे कौन से गाइस, याद रखिएगा अशोक, अशोक द्वारा करवाया गया था, और भी कब गाइस? तीसरी शताब्दी में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक द्वारा, और वो भी कब गाइस? तो याद रखिएगा तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि ये जो है महाबोधि मंदिर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन से बोध नगर में है, तो ये तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है याद रखिएगा भगवान बुद्ध को जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे गए? भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा आपको याद रखना है कि महाबोधि मंदिर को जो है guys याद रखिएगा इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महाबोधि मंदिर को जो है 2002 में, ठीक है, याद रखिएगा 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि बिहार में चंपारण किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? तो बिहार में चंपारण किससे जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या नमक सत्याग्रह से? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह से, जो कि मैं पहले भी लिखा हूँ, ये पश्चिमी चंपारण में हुआ था और 1917 में हुआ था, ये मैं लिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं लिखाऊंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैं थोड़ा सा चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे हुआ क्या था गाइस, यहाँ पे जो है किसानों से क्या होता था, नील की खेती जो है जबरन करवाते थे, ठीक है। नील की जो खेती होती थी ना गाइस, नील की खेती, नील की खेती जो है किसानों से जबरन करवाते थे। और नील की खेती करने से क्या होता था, नील की खेती करने से जो है ये जमीन जो होती थी ना वो बंजर हो जाती थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नील की खेती जो है ये कितने बड़े हिस्सों पर की जाती थी गाइस? तो याद रखिएगा ये किया जाता था 3/20 हिस्सों पर, ठीक है, हिस्सों पर।
इसीलिए जो है याद रखिएगा ये और इस नील की खेती से जो है क्या होता था, किसान जो है इस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जमीन जो है बंजर हो जाती थी। ठीक है, नील की खेती से क्या होता था, जमीन बंजर हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। ठीक है, तो इसके अलावा इसके बाद जो है पूछा जाता है कि जो एक नाम है, कौन है, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने जो है कैसे देखिएगा, गांधी जी को जो है चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किसने जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे, तो राजकुमार शुक्ल चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे, आने के लिए गांधी जी को प्रेरित किए थे, गांधी को प्रेरित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बिहार में गंगा जलमार्ग परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना, जल परिवहन को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, या बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जल परिवहन को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। और याद रखिएगा, ये जो है आपका जलमार्ग, गंगा जलमार्ग परियोजना जो है, यहाँ पे आपको याद रखना है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है आप ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आपके हल्दिया से लेकर वाराणसी तक है। ठीक है, हल्दिया से वाराणसी तक, हल्दिया से वाराणसी तक, वाराणसी तक। और हल्दिया आपका कहाँ पड़ता है, हल्दिया आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और वाराणसी आपका कहाँ पड़ता है गाइस, वाराणसी आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, कुल लंबाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी कुल लंबाई है 1390 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1390 किलोमीटर। तो मेरे राइटिंग पे नहीं जाएगा, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, 1390 किलोमीटर। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जो है कौन-कौन से राज्य शामिल है, गंगा जलमार्ग परियोजना में जो है कौन से राज्य शामिल है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गंगा जलमार्ग परियोजना में। तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हो गए, तो पहला तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है बिहार शामिल है, इसके अलावा आपको याद रखना है झारखंड शामिल है, इसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल 4 राज्य शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मखाना उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रसिद्ध जिला कौन है? तो मखाना उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रसिद्ध जिला सहरसा है, भागलपुर है, दरभंगा है, या फिर आपका मुजफ्फरपुर है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा जो है बिहार में जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मखाना के लिए। और यहाँ पे आपको याद रखना है गाइस, एक होता है मिथिला मखाना। ठीक है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ का मखाना और होता है, तो एक तो दरभंगा में होता है, इसके अलावा आपको याद रखना है मधुबनी हो गया, मधुबनी में होता है। ठीक है, मधुबनी हो गया। उसके अलावा आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है guys, आपका जो है ये आपका पूर्णिया हो गया, पूर्णिया, यहाँ भी मखाना का उत्पादन होता है। तो 5 राज्य एटलीस्ट याद रखिएगा। ठीक है ना, पूर्णिया हो गया, इसके बाद आपको याद रखना है कटिहार हो गया, कटिहार। तो यहाँ सब जो है ये मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद एक और राज्य याद रख लीजिएगा, सहरसा, लेकिन सबसे ज्यादा होता है दरभंगा में। और ये पूछा जाए अगर आपसे कि आपको से पूछा जाए कि मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मखाना, मखाना अनुसंधान
मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका दरभंगा में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगी। ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना है। पहला आपको ये लिखना है कि बिहार जो है देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग कितना परसेंट, 80% जो है ये हिस्सा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बिहार जो है, बिहार देश के कुल मखाना, देश के कुल मखाना उत्पादन, उत्पादन का लगभग लगभग 85% जो है ये हिस्सा देता है। ठीक है, बिहार। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, पहला आपका ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपका जो है मिथिला मखाना को जो है 2022 में जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना को, मिथिला मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग, जीआई टैग मिला। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बिहार में कोसी महासेतु किस जिले में स्थित है, सहरसा में, सुपौल में, मधेपुरा में या फिर पूर्णिया में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं कोसी महासेतु की बात करूँ तो याद रखिएगा ये बिहार के 2 जिलों को जोड़ता है, 2 जिलों को जोड़ता है। और कौन से 2 जिलों को जोड़ता है गाइस, याद रखिएगा ये जोड़ता है सुपौल और मधेपुरा को। ठीक है, ये किसको जोड़ता है, सुपौल, सुपौल और मधेपुरा को जोड़ता है, मधेपुरा को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुपौल जो है, ये सुपौल कौन सा है स्थान पर पड़ेगा गाइस, तो याद रखिएगा ये होता है निर्मली। और जो है ये मधेपुरा का जो है सरायगढ़ के बीच है। ठीक है ना, तो निर्मली, निर्मली। ठीक है, और जो है आपको याद रखना है निर्मली और मधेपुरा का कौन सा है गाइस, मधेपुरा का सरायगढ़, सरायगढ़, सरायगढ़ के बीच है आपका कौन सा है, कोसी महासेतु। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी नदी पर निर्मित है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है कोसी नदी पर निर्मित है, कोसी नदी पर निर्मित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसकी लंबाई कितनी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कोसी महासेतु की अगर मैं लंबाई की बात करूँ, लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये है 1.9 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो उद्घाटन भी याद रख लीजिएगा, कभी कभार पूछ देता है उद्घाटन। तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किए थे, नरेंद्र मोदी। और याद रखिएगा ये कब, तो याद रखिएगा 2020 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ग्रैंड ट्रक रोड अकबर के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, बाबर के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया गया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड ट्रक रोड का जो है याद रखिएगा, इसे जो है याद रखिएगा पहले इसे उत्तरापथ, ठीक है ना, पहले इसका नाम क्या रखाया था, उत्तरापथ रखाया था। ठीक है, उसके बाद फिर इसका नाम जो है ये क्या रखाया था, फिर इसका नाम रखाया था सड़क, सड़क ए आजम। तो नीचे लिख देती हूँ क्या ना, यहाँ पे सही नहीं लगेगा, उत्तरापथ। फिर इसका नाम क्या रखा गया, सड़क, सड़क ए आजम, आजम। और फिर इसका नाम क्या रखा गया, फिर इसका नाम रखा गया गैस, याद रखिएगा क्या रखा गया, ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रक रोड या फिर शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, ये भी तो नाम रखा गया।
नाम रखा गया, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम पहले क्या था, तो सड़क आजम या फिर उत्तरापथ, जो ऑप्शन में दिया रहे वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से, बांग्लादेश से होकर जो है आपको ध्यान रखना है, ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये बांग्लादेश से आपका हो गया कहाँ, गाइस याद रखिएगा, बांग्लादेश से शुरू होता है और कहाँ जाता है, बांग्लादेश से शुरू होकर ये जाता है आपका जो है, शुरू होकर भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान और याद रखिएगा अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, ठीक है। तो कभी कभी क्या है ना कि यहाँ से डीपली क्वेश्चन भी पूछ लेता है, पूछ देगा अगर आपसे कि बांग्लादेश के कहाँ से ये शुरू होता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के जो है चटगांव से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, बांग्लादेश के चटगांव से स्टार्ट होता है और अफगानिस्तान के कहाँ तक, काबुल तक ये जाता है, ठीक है, काबुल तक, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ग्रैंड ट्रंक रोड की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि ये भारत के ग्रैंड ट्रंक रोड जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, राज्यों से गुजरती है, गुजरती हुई कहाँ, पाकिस्तान जाती होगी, तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है सबसे पहले आपको याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल से होकर जो ये कहाँ जाती है गाइस, ये देखिएगा झारखंड, झारखंड। इसके अलावा ये बिहार से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली से होकर गुजरती है, हरियाणा से होकर गुजरती है, हरियाणा और पंजाब, और फिर जाकर ये पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बिहार में पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1912 में, 1920 में, 1916 में या फिर 1919 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बिहार में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाता है कि बिहार में पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत सरकार, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो इसका उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया था गाइस, पटना हाई कोर्ट का जो है उद्घाटन, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन किया गया था आपके जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। और लॉर्ड हार्डिंग उस समय क्या थे गाइस, लॉर्ड हार्डिंग उस समय थे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का लोक नृत्य है, तो सुआ, छपेली, नौटंकी या फिर विदेशिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सुआ जो है ये आपका कहाँ का है गाइस, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। सुआ जो है ये आपका कहाँ का है, छत्तीसगढ़। इसके अलावा छपेली की अगर मैं बात करूँ, ये हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश। नौटंकी की अगर मैं बात करूँ, ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। तो बचा कौन सा, विदेशिया, विदेशिया जो है ये कहाँ का हो गया, ये हो गया आपके जो है बिहार का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बिहार के लोक नृत्य के बारे में बताऊंगी जो कि बिहार का है। तो बिहार में सबसे पहले आपको याद रखना है कौन कौन सा हो गया गाइस, तो आपको याद रखना है बिहार की अगर मैं बात करूँ, तो ये हो गया जाट जाटिन, जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है गाइस, तो याद रखिएगा
जाट जाटिन है बिहार का लोक नृत्य। ठीक है, पहला आपका हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, तो और हो गया झिझिया। झिझिया जो है ये भी आपका जो है बिहार का लोक नृत्य हो गया झिझिया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, तो यह देखिएगा और हो गया आपका झिझिया हो गया। धोबिया लोक नृत्य, धोबिया जो है ये भी आपके बिहार का हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, तो और हो गया आपका जोगिया। जोगिया ये भी आपके बिहार का हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, फगुआ। फगुआ ये भी आपके बिहार का हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा हो गया, ये डोम कच्छ। डोम कच्छ ये कहाँ का हो गया, ये भी आपके बिहार का हो गया। ठीक है, तो ये सारे लोक नृत्य आपके किस राज्य के हैं गाइस, बिहार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला अररिया है, पूर्णिया है, भागलपुर है या फिर दरभंगा है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे कम साक्षरता वाला जो है ये है पूर्णिया। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूर्णिया के बारे में बता दूं कि यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ कि पूर्णिया की जो है साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर, ठीक है, जिसमें मैं महिला और पुरुष की भी बताऊंगी। तो यहाँ पे साक्षरता दर दर जो है ये 51 पॉइंट, ठीक है ना, 51.08% है। यहाँ जो है पूर्णिया की साक्षरता दर। ठीक है, ये जो भी मैं डेटा बताऊंगी ना, ये 2011 के जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसमें से अगर मैं बात करूँ कि जो है आपकी पुरुष साक्षरता दर कितनी है। पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, पहला बताऊंगी और दूसरा आपको बताऊंगी महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पुरुष साक्षरता दर की बात करूंगा, इससे याद रखिएगा पुरुष साक्षरता दर कितनी है। ये है आपका 60.99%, लगभग की अगर मैं बात करूँ तो 60.99% है। ठीक है, और वहीं महिला की अगर मैं बात करूँ तो 42.73% है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये तो हो गया आपका इसका। अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाता कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक अधिक साक्षरता वाला राज्य बिहार का। साक्षरता वाला राज्य, सॉरी जिला, राज्य कह रही हूँ, जिला। ठीक है ना, तो बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है guys? तो ये है रोहतास। ठीक है, रोहतास। तो रोहतास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूंगी रोहतास की, तो रोहतास की अगर मैं बात करूँ कि इसका जो है कुल साक्षरता कितना है गाइस, कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर। तो रोहतास का कुल साक्षरता दर जो है वो कितना है गैस, तो ये है 73.37%। 73.37%, जिसमें मैं आपको जो है सीधा महिला और पुरुष लिख देती हूँ। ठीक है ना, महिला, महिला का साक्षरता दर और पुरुष का साक्षरता दर लिख देती हूँ। ठीक है, तो महिला का साक्षरता दर कितना है गैस, तो महिला का साक्षरता दर जो है 62.97%, ऑलमोस्ट 63% है। ठीक है, और वहीं पुरुष की साक्षरता की बात करूं तो पुरुष की साक्षरता है 83.88% है। ये आपके जो है सबसे अधिक किसका है, रोहतास जिले का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो है ये मैं बताई हूँ बिहार के जिले का। ठीक है ना, सबसे कम पूर्णिया और सबसे अधिक रोहतास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है गाइस, तो आपके ऑप्शन है 4, 7, 5 या फिर 9। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। और 9 प्रमंडल के मैं यहाँ पे नाम लिखा देती हूँ। पहला हो गया आपका पटना, दूसरा आपको याद रखना कौन सा हो गया, तिरहुत। तिरहुत, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया आपका सारण। चौथा आपका कौन सा हो गया गाइस, दरभंगा। दरभंगा। पांचवा आपका कौन सा हो गया गाइस, पांचवा हो गया आपका कोसी। छठा आपका कौन सा हो गया, पूर्णिया। सातवां आपका कौन सा हो गया, भागलपुर। भागलपुर, ठीक है। आठवां आपका कौन सा हो गया गाइस, आठवां हो गया आपका मुंगेर।
और नौवां आपका कौन सा हो गया, मगध। तो ये टोटल जो है 9 प्रमंडल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 25 मार्च को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये लिखा देती हूँ कि जो आपका 22 मार्च था, 22 मार्च, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को जो है बिहार, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया किससे, बंगाल प्रेसिडेंसी से। अलग किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है, पहला डेट तो आपका ये हो गया। दूसरा डेट आपको याद रखना है गाइस, 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, ठीक है। बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, उड़ीसा से अलग हुआ, ठीक है। तो पूछा जाता है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ और बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये 2 पॉइंट मैंने लिखा दिया जो कि आपको याद रखना है। और ये आपको याद रखना है कि ये जो हुआ था, दोनों अलग अलग प्रांतों का जो दर्जा दिया था कौन से अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। तो ये कौन से अधिनियम के तहत था, तो भारत सरकार अधिनियम अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं तो बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बिहार की जो है भाषाएं कौन सी है, तो बिहार की भाषा है हिंदी, हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है लिट्टी चोखा यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है राजकीय भाषा है बिहार की, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पटना, पटना जो है याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है शेखपुरा जो है, याद रखिएगा बिहार का, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बिहार में बहने वाले नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए कि किसका नदी, किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। बागमती का, गोमती नदी का, गंगा नदी का या फिर सोन नदी का। तो गाइस इसका जो करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सोन नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है गाइस, तो याद रखिएगा सोन नदी का जो अगर मैं बात करूँ उद्गम, ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, अमरकंटक पहाड़ी से। उसके अलावा आपको सोन नदी के बारे में याद रखना है कि ये सोन नदी जो है गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि सोन नदी का जो है ये कुल लंबाई कितनी है गाइस, कुल लंबाई, ठीक है। तो सोन नदी का जो है वो कुल लंबाई कितना है, जो है ये 784 किलोमीटर है, ठीक है ना, 784 किलोमीटर है। जिसमें से आपको याद रखना है कि ये बिहार में लगभग जो है 202 किलोमीटर, ठीक है ना, 202 किलोमीटर जो है बिहार में बहती है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 202 किलोमीटर बिहार में बहती है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो बिहार में कौन सी प्रजाति उपजाई जाती है? दूधिया, मालदा, जर्दालू, बम्बैया या फिर सुकुल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्दालू। जर्दालू जो है आम की वह प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उगाई जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा खास करके ये बिहार में कहाँ उगाई जाती है जर्दालू को, तो याद रखिएगा बिहार के भागलपुर जिला में जो है खासकर इसे उगाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, भागलपुर जिला में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा जर्दालू आम को जो है आपको ध्यान रखना है। जर्दालू आम को जो है 2018 में, ठीक है ना, इसे जीआई टैग मिला है। तो ये भी याद रखिएगा 2018 में जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर कपड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, धातु उद्योग के लिए या फिर सीमेंट उद्योग के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में डालमिया नगर जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, डालमिया नगर जो है ये आपके कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा डालमिया नगर जो है ये बिहार के रोहतास जिले में है। रोहतास जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245 या 263। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 सदस्य है। और याद रखिएगा गाइस अगर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है 38 सीटें जो है ये किसके लिए है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 243 सीट है। ठीक है ना, जिसमें से आपको याद रखना है जो 38 सीटें हैं, 38 सीटें किसके लिए आरक्षित है? एससी कैटेगरी के लिए, यानी कि अनुसूचित 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 जाति के लिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए, एससी के लिए आरक्षित है, आरक्षित है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें से जो है पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है कि दो सीटें जो हैं, दो सीटें किसके लिए आरक्षित है? दो सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दो सीटें जो है अनुसूचित जनजाति, जनजाति शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए, एसटी के लिए आरक्षित है, आरक्षित है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है आपको याद रखना है कि बिहार द्विसदनीय है। तो जिसमें से जो है एक विधानसभा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक आपका कौन सा होता है? विधान परिषद, विधान परिषद। तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं गाइस? तो याद रखिएगा इसमें जो है 75 है। कितने सदस्य हैं? 75 सदस्य हैं। ठीक है, विधान परिषद में। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला खां, कुंवर सिंह, तात्या तोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह जो कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे? कुंवर सिंह कह रहे थे आपके बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। जगदीश जगदीशपुर से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या फिर पटना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार का जो है मुजफ्फरपुर जिला जो है ये लीची के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मुजफ्फरपुर में जो है आपका जो है लीची अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है ना, लीची अनुसंधान केंद्र, लीची लीची अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर में जो लीची अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये जो है आपके मुजफ्फरपुर के कहाँ है गाइस? ये अभी याद रखिएगा मुजफ्फरपुर के
मुसहरी में, ठीक है, मुसहरी, मुसहरी जिले में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो है आपका, ये जो लीची अनुसंधान है गाइस, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, ठीक है, 2001 में स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा ये जो है आपका मुजफ्फरपुर का जो है आपका शाही लीची जो है, तो ये भी याद रखिएगा मुजफ्फरपुर के शाही लीची को 2018 में, ठीक है, 2018 में जीआई टैग मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित कौन है? तो फूलन प्रसाद शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो स्वामी सहजा किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्होंने बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की थी। तो ये भी याद रखिएगा, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बिहार, पूछा जाता है कि बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना कब की थी गाइस? 1929 में की, 1929 में की, ठीक है। इसके अलावा आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है गाइस, कि याद रखिएगा ये जो है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष बने। और कब बने थे गाइस? तो याद रखिएगा 1929 में, 1929 में बने थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, और ये कौन सा अधिवेशन था गाइस? तो याद रखिएगा ये था आपका लखनऊ अधिवेशन था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बिहार ने गोरैया को अपना राजकीय पक्षी कब घोषित किया? तो बिहार ने गोरैया को राजकीय पक्षी 2013 में, 2009 में, 2016 में या फिर 2020 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 में घोषित किया गया। और यहाँ पे जो है मैं बिहार का जितना भी है वो मैं लिखाऊंगी। सबसे पहले मैं लिखाऊंगी बिहार का राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है, ठीक है, ये लिखाऊंगी। इसके अलावा आपको मैं लिखाऊंगी बिहार का जो है आपका जो है राजकीय पुष्प कौन सा हो गया? राजकीय पुष्प, पुष्प। तो सबसे पहले राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष, जहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध को जो है ऐसा देखिएगा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। तो यही चिन्ह है। इसके अलावा राजकीय पुष्प की अगर मैं बात करूँ तो राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राजकीय पुष्प हो गया। इसके अलावा तीसरा अगर मैं बात करूँ तो कौन सा हो गया आपका जो है राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है guys? तो राजकीय वृक्ष है हमारा पीपल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चौथा आपका जो है राजकीय राजकीय वृक्ष हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राजकीय मछली कौन सा है? तो राजकीय मछली है मांगुर, मांगुर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है याद रखिएगा राजकीय गीत, राजकीय गीत। तो राजकीय गीत कौन सा है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि आपका जो है ये अ, राज्य प्रार्थना कौन सा है? ये भी याद रखिएगा। छठा राज्य प्रार्थना, राज्य प्रार्थना,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस बिहार का जो राज्य प्रार्थना है वो कौन सा है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण, सूरज की किरण नाच करे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारा चीज लिखा दी हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो ये कितना प्रतिशत कवर करता है? 3.12%, 2.86%, 3.08% या फिर जो है 2.54%। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.86% कवर करता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका जो है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपका जो है ये हो गया भारत का। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है गाइस? तो याद रखिएगा बिहार का कुल क्षेत्रफल है आपका ये 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बिहार जो है आपको ध्यान रखना है इसका जो है कैमा राज्य है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है बिहार जो है ये आपका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार जो है आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य, 13वां सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है इस क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से, 2 राज्यों से, 4 राज्यों से या फिर 7 राज्यों से? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार की सीमा जो है 3 राज्यों से लगती है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ तो कौन कौन से राज्य से लगती है? तो पहला आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है झारखंड से लगती है इसकी सीमा, झारखंड से। और तीसरा आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है ये आपका कौन सा है? पश्चिम दिशा में पड़ता है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है। इसके अलावा झारखंड जो है ये आपका दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ठीक है। इसके अलावा जो है ये कौन सा है पश्चिम बंगाल जो है ये कौन सा है? पूर्व दिशा में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बिहार का जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो बिहार का जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा जो ये किसके साथ लगता है? सिर्फ नेपाल के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? नेपाल के साथ। चलिए नेपाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है इस क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बिहार से हिंदी समाचार पत्र बिहार बिंदु किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार का जो हिंदी समाचार पत्र था वो था बिहार बंधु। 1880 में प्रकाशित हुआ था, 1884 में, या फिर 1881 में, या फिर 1800 आपका जो है 74 में। तो प्रकाशित कब हुआ था ये पूछना है। तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन हुआ था 1874 में। ठीक है ना। और कहाँ से हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन 1874 में पटना से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा हिंदी बिहार में हिंदी समाचार पत्र की अगर स्थापना पूछेगा गाइस तो फिर वो हो जाएगा स्थापना यानी 1872 में हुआ था। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1872 में कोलकाता में हुई थी, कोलकाता में। ठीक है। तो गाइज आपका जो बिहार का है यहाँ से मैंने सारा चीज आपका कवर करा दिया है।
फिर भी अगर आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी गाइस। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था कि पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है वो कौन है? उदयन है, जो हर्यक वंश का शासक था, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है? तो इतना याद रखिएगा। इसके अलावा अगर में से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा गाइज़, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड गाइज़ आपको एक चीज़ और करना है कि इसको नोट कर लीजिएगा और इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, जय हिंद।